हेलो फ्रेंड्स। आप मुझे जानते हैं, मैं अभय कुमार। आज सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ अपनी बातें साझा करूं बिहार इलेक्शंस के बारे में। आप सबको पता है कि चुनाव ख़त्म हो गए हैं और सरकार भी नई सरकार एनडीए की बन गई है। आज पटना से खबर आई कि नीतीश जी ने एक बार फिर से बिहार की जो कमान है उसको संभाल ली है। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो 10, 15, 20 दिन से जो बिहार में जो चल रहा था उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि बिहार इलेक्शन। आवाज़ आ रही है ना? जी, आवाज़ आ रही है सही से? जी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों से, क्योंकि मैं लिख रहा था इस बीच में बिहार के बारे में, और जो भी लिख रहा था आपके साथ साझा कर ही रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बिहार के बारे में कुछ बात की जाए, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है और ये इलेक्शंस कई मानों में काफ़ी अहम ये था कि जनरली जो असेंबली इलेक्शंस जब होते हैं तो 12 बजे तक सारी तस्वीर जो होती है बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक लोग देख रहे हैं और चीज़ें बहुत क्लियर नहीं थी। मतलब एक वक्त ऐसा था कि शाम के वक्त 116 उनको दिखा रहा था, मतलब महागठबंधन को दिखा रहा था, और 120 या 22 या 23 जो है वो एनडीए को दिखा रहा था। तो उस वक्त भी मतलब दोनों कैंप के लोग अपनी उम्मीद बनाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये जो पिछले 1 महीने के दौरान जो बिहार में हुआ, मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है उसको लेके, उसको मैं आपके सामने साझा करूं, और ये जो चुनाव जो है ये क्या मैसेज हम लोगों को दे रहा है, और आगे आने वाले दिनों में एक सेकुलर महाज को, एक सेकुलर फ्रंट को क्या चैलेंजेस हैं। बहुत सारे बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि मोदी जी का जलवा है, कोई कह रहा है कि तेजस्वी जी बहुत बड़े नेता बन के उभर गए हैं, कोई कह रहा है नहीं, जंगल राज जो था उसको लोग भुला नहीं पाए हैं, तो कोई कह रहा है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैदराबाद की आई जिन्होंने सेकुलर वोट के अंदर में मतलब डेंट लगा दिया, सेकुलर वोटों को बांट दिया। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया। तो तरह तरह की बातें हो रही है, ब्लेम गेम भी एक दूसरे के साथ हो रहा है। तो आपको भी पता है कि ये जो आज का जो टॉपिक है, जो आज का मैं जो फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, इस इसका मैंने जो उन्वान है, इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, इसको मैंने दिया है कि कास्ट एंड कम्युनल प्रेजुडिस बिहार इलेक्शन। यानी जात पात पर आधारित जो पूर्वाग्रह है और जो सांप्रदायिक पूर्वाग्रह है जो मीडिया के अंदर में है, और बिहार इलेक्शंस हैं और मीडिया ने कैसे इन सारी चीज़ों को दिखाया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मतलब फोकस के साथ मैं आपके साथ बात करूँ। बात यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं देना चाहता हूँ। कल रात में पटना के एक मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, और जो हमारे पटना के दोस्त हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं वो। तो उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुना है कि आप लोग मतलब लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते हैं। मैंने कहा ये कैसे आपको पता चल गया कि मैं लालू प्रसाद है? नहीं, सुना है हमने। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए कोई समर्थन ही कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है, आप बताइए। तो उन्हें कैसे 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 आप लालू प्रसाद यादव का समर्थन आप कर सकते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने दिल्ली में पढ़ाई की है, पीएचडी की है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मतलब आंखों से देखा है। वो साहब कह रहे थे, मेरी उम्र के हैं, एक आध साल आ गया पीछे, कि हम लोग देखा है जंगल राज को। मैंने कहा अच्छा,
जंगल राज को आपने देखा है? क्या क्या जंगल राज के आसार देखा है आपने? तो उन्होंने कहा मैंने देखा है, बहुत धांधली होती थी, जंगल राज हर तरफ था। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप पढ़े लिखे होकर कैसे जंगल राज का समर्थन कर सकते हैं? अच्छा, जंगल राज का समर्थन पढ़ा लिखा इंसान कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहिबा से मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, आपने साइंस की पढ़ाई की है और साइंस के बारे में ये कहा जाता है, अमूमन ये बात कही जाती है कि साइंस जो है वो फिजिकल रियलिटी, नेचुरल रियलिटी की बात करता है। जैसे पत्थर है, पेड़ है, आपका बॉडी है, है ना, मतलब वो नेचुरल रियलिटी की बात करता है। जैसे मान लीजिए कि ब्लड है, अब ये सब ब्लड, मैंने उनको कहा कि देखिए कई बार जब लोग ब्लड देने जाते हैं तो उनका सैंपल लिया जाता है जब ब्लड का, तो उसमें ये होमोग्लोबिन देखा जाता है। मैं भी 1-2 बार गया हूँ। तो मैंने कहा कि अगर किसी साहब को ब्लड देना होगा, उनका होमोग्लोबिन चेक होगा और पता चलेगा कि होमोग्लोबिन उनका 13 से या 12 से कम है, तो उनसे खून नहीं लिया जाता है, मना कर दिया जाता है। तो उस साहब का अगर खून आप कहीं और भी चेक करेंगे तो 12 और 13 ही आएगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये जो रियलिटी है, जो आप जिस रियलिटी के साथ आप डील करते हैं, वो एक नेचुरल रियलिटी है, एक फिजिकल रियलिटी है। वो उसमें वो शायद एक ही हो, मतलब होमोग्लोबिन का लेवल अगर आपके बॉडी में 13 है तो हो सकता है कि दूसरे लैब में भी जाके आप जांच करेंगे तो 13 ही होगा। हालांकि फिलोसॉफिकल लेवल पे देखेंगे तो साइंस के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, वो हम यहाँ नहीं जा रहे। हम मान लेते हैं कि साइंस के अंदर में जो रियलिटी है, जो सच्चाई हो, एक ही है। लेकिन मैंने कहा कि मगर सोशल साइंस जो है, सामाजिक जो दुनिया है, उसके अंदर में रियलिटी एक नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा एक काम कीजिए, किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि सामाजिक वर्ल्ड को, सामाजिक दुनिया को समझने के लिए आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जैसे हमारे जितने भी भाई ये मतलब फेसबुक वॉच लाइव देख रहे हैं, मान लीजिए मोहम्मद रियाज भाई भी हमारे देख रहे हैं, तो अगर वो एक शीट ले लें, मतलब एक कागज़ का पन्ना ले लें और उसमें कहें कि हाउ इज़ मोहम्मद रियाज, मोहम्मद रियाज कैसे हैं, और 10 लोगों को दे अगर उसके बारे में लिखने के लिए, तो 10 लोग की जो राय आएगी वो बिल्कुल अलग अलग आएगी लोगों की। कोई कहेगा अरे रियाज साहब तो बहुत अच्छे हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं रियाज साहब अच्छे नहीं हैं, कोई कहेगा अरे रियाज साहब तो बहुत ही ये हैं, मतलब जंगल राज के समर्थक हैं, कोई कहेगा अरे रियाज साहब तो ऐसे हैं, तो रियाज साहब ऐसे लिखते हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं रियाज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तो जो सोशल रियलिटी होती है वो एक नहीं होती है, बिल्कुल सोशल रियलिटी अलग होती है। और हम जिस समाज से, जिस लोकालिटी से, जिस जगह से चीज़ों को देखते हैं, हमें चीज़ वैसी ही दिखती है। उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन समझ में नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जंगल राज बिहार में था कि नहीं था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, और आप कैसे लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर सकते हैं? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा छोड़िए, लालू जी की बात को छोड़ दीजिए। लालू जी के गुरु जी एक थे जिनका नाम था श्री कर्पूरी ठाकुर, उनके बारे में हम बात करते हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री, शायद 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैंने कहा मैं कर्पूरी बाबू के घर पर भी गया हूँ, अभी हाल में ही बिहार गया था, तो एक कर्पूरी धाम नाम की एक जगह है, समस्तीपुर में है, मैं वहाँ गया था और मैंने देखा, गाँव के लोगों से भी बात किया, तो लोगों ने कहा कि कर्पूरी बाबू बहुत ही सीधे साधे ईमानदार आदमी थे। और लोग ये भी कहता था कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उनका खुद का मतलब पक्का मकान नहीं होता था, पक्का मकान नहीं होता था। और बहुत ही पढ़े लिखे। और कर्पूरी बाबू के बारे में 2 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है वंचितों के लिए, उसका उन्होंने मतलब बिहार में उसको लाया। और दूसरी बात क्या है कि अंग्रेज़ी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसको पहले कंपलसरी था पास होना। तो अगर जो अंग्रेज़ी में क्या होता था कि अंग्रेज़ी में बहुत लोग पास नहीं कर पाते तो मैट्रिक फेल कर जाते। मेरे पिताजी भी मैट्रिक फेल कर गए, मुझे नहीं पता किस सब्जेक्ट में वो फेल हुए थे, लेकिन फेल हो गए, फिर उनकी पढ़ाई नहीं हुई।
तो आप देखिए कि हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में किसी बच्चा को फेल कराना ठीक नहीं है, और खासकर अंग्रेजी में और मैथ में तो बहुत ही लोग फेल होते हैं। तो कर्पूरी जी ने कहा कि इस अंग्रेजी को शायद अनिवार्य करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाजमी पेपर नहीं होगा, कंपलसरी नहीं होगा। एग्ज़ाम में अगर कोई बैठ जाए तो ठीक है, नहीं भी बैठे तो मतलब बैठ जाए और पास भी नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, उसको मतलब उसको डिग्री उसकी नहीं रोकी जाएगी। तो मैंने कहा कि कर्पूरी जी अपने ज़माने से बड़े आगे थे, और फिर मैंने कहा कि कर्पूरी जी जिस विचारधारा से आ रहे थे वो विचारधारा लोहिया जी की विचारधारा थी, और राम मनोहर लोहिया जी का जन्म फैज़ाबाद में हुआ था, मतलब अयोध्या जिसे हम कहते हैं। वो वैष्णवाइट थे, वेजिटेरियन थे, उन्होंने बाहर से पढ़ाई की, बड़े तेज़ तर्रार थे, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ से भी जुड़े हुए थे। लेकिन जब नेहरू जी की सरकार बनी 1947 में, तो लोहिया जी ने कांग्रेस के सरकार के साथ नहीं गए, और वो एक आलोचक बने रहे। मतलब तो लोहिया जी की जो विचारधारा थी उससे कर्पूरी बाबू भी मतलब जुड़े हुए थे। तो लोहिया जी की जो विचारधारा है उसमें मतलब खास तौर से अगर कहा जाए तो दो तीन बातें लोहिया जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है। एक उन्होंने कहा है कि जो भेदभाव समाज में जो होता है ना, वो तीन वजह से है, मतलब तीन उसके ये हैं, मतलब तीन मुख्य कारण हैं उसके: अंग्रेजी जबान, ऊंची जाति में पैदा होना, और अमीर होना। मतलब क्लास यानी अमीरी गरीबी वाला बात, कास्ट यानी ऊंची जाति में पैदा होना, और फिर कल्चरल कैपिटल जो अंग्रेजी जो जानता है। तो इसीलिए वो तीनों का उन्होंने विरोध किया था कि अंग्रेजी भाषा का भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये जनता की भाषा नहीं है, ये अंग्रेज़ों की भाषा थी। और इसको यहाँ के जो भूरे बाबू जो बाद में आए उन्होंने इस भाषा को अपनाया, और उन्होंने क्या किया कि फिर लोगों से उनकी जो दूरी थी वो कट गई, और वो लोगों को सही जानकारी नहीं दे पाते थे। फिर ऊंची जाति जात पात पे तो है ही है भेदभाव। तो मैंने कहा कर्पूरी जी को देखिए कि कर्पूरी जी ने अपने ज़माने में जो जो भी परिवर्तन लाए वो कितना इम्पोर्टेंट परिवर्तन था। लेकिन मैं जिस समाज से आ रहा हूँ, जिस गांव से आ रहा हूँ, वहाँ पे ऊंची जाति का बड़ा ही वर्चस्व है। तो मेरे एक मतलब चाचा जी थे जो कि हाई स्कूल के टीचर थे। मुझे क्या पता कर्पूरी जी कौन थे क्या थे। तो मैं देखते थे जब हाई स्कूल के टीचर थे तो वो कर्पूरी जी के बारे में बहुत बुरा बुरा कहते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता, एक कर्पूरी जी को कह रहे थे कि शिक्षा का स्तर कर्पूरी ने गिरा दिया, शिक्षा का स्तर कर्पूरी ने गिरा दिया। अरे शिक्षा का स्तर कर्पूरी ने कैसे गिरा दिया? अच्छा, वो तो मुझे पहले हम लोग भी सता हाँ गिरा दिया, कर्पूरी ने गिरा दिया, कर्पूरी ने गिरा दिया। और रिजर्वेशंस के ऊपर लोग क्या कहते हैं कि रिजर्वेशंस के ऊपर एक बहुत ही असंसदीय मतलब एक स्लोगन लोग देते थे कि मतलब बच्चा पैदा करने को हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं बियाना। बियाना मतलब मैं भोजपुरी इलाके से आता हूँ, तो बच्चा पैदा करने को बोलते हैं जो है ना ये करना, बियाना। तो रिजर्वेशन कहाँ से आई, मतलब रिजर्वेशन कहाँ से आया? तो लोग कहते थे कर्पूरिया की माँ बियाई, यानी कर्पूरिया की जो माँ थी उनके पेट से ये रिजर्वेशन निकले। तो ये जो चीज़ें थी ये जातिगत, आप देखिए कि उसके अंदर में कितना जातिगत वर्चस्व, और देखिए और कितना घृणा कर्पूरी जी को लेके था कि जो समाज वंचित समाज जो है, जो मतलब सैकड़ों सालों से हजारों साल से जिस समाज से लोग एक चपरासी भी नहीं बन पाए हैं, उनके लिए संविधान के दायरे में रहकर अगर उन्होंने ये आरक्षण लाया, उसमें कुछ लोगों की नौकरियां मिल गई, और उस नौकरी से बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जिसके गांव में कितने बीघे जमीन है वो नहीं होते हैं उससे खत्म, जो मंदिर का पुजारी है उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है, जिसके बैंक बैलेंस है उससे नहीं होता है। तो जातिगत हेजेमनी उतनी नहीं खत्म होती है, थोड़ा सा कुछ लोगों को नौकरी मिलती है। और कोई कर्पूरी जी नाई समाज से आते थे, और नाई समाज की आबादी बिहार में बहुत ही कम है। तो कर्पूरी जी को उस मकाम पर पहुंचना कितना मुश्किल होगा आप बताइए। जिस आदमी के पास पक्का का भी मकान नहीं है वो आदमी वहाँ पहुँच रहा है, और उसको ये बात का एहसास है कि अंग्रेजी में लोग पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसने कहा कि अंग्रेजी को पढ़ने से थोड़े कर्पूरी जी रोक रहे थे। कर्पूरी जी कह रहे थे कि इसमें पास और फेल का कोई मतलब ये बहुत अहमियत नहीं होनी चाहिए। और मैं खुद मानता हूँ कि पास और फेल क्या है भाई, एग्जाम लो, एग्जाम में जो बैठ जाए हो गया, और क्या है। मतलब दुनिया में नॉलेज तो उसका कोई 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 जांच थोड़े कर सकता है। तो कर्पूरी जी को लेकर बड़ी ही मतलब देखा कि स्वर्ण मानसिकता बहुत ही है कर्पूरी जी को लेकर, इतनी बुरी बुरी बातें मतलब मेरे इलाके में लोग कहते थे। तो मैंने कहा कि कर्पूरी जी के बारे में आपने भी सुना हुआ, उनके बारे में लोग माने
टिप्पणी करते हैं, मतलब गलत गलत टिप्पणी करते हैं। लेकिन बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण बाबू, वो 20 साल उनका राज था। आपने कभी सुना है श्री कृष्ण के बारे में कोई मतलब इस तरह की मतलब भद्दी टिप्पणी? किसी के बारे में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर श्री कृष्ण के मतलब मान लीजिए कार्यकाल का, दौर का अगर आपको आलोचना भी करना है तो उसका एक आलोचना करने का एक तरीका होता है, लेकिन किसी के बारे में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्पूरी जी को ही क्यों टारगेट किया गया? अच्छा, ठीक। कर्पूरी जी के बाद मैंने कहा कि जरा इस पर सोचिएगा, तो कहा नहीं नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जंगल राज का आप समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी आपके बात सामने, डॉक्टर साहिबा आपके सामने मैंने अपनी बात रख दी। फिर मैंने मतलब कहा कि फिर हम आपसे बात करेंगे, इसके ऊपर कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में मैं आपको कन्विंस कर दूं। मैंने अपनी बात रखी, कर्पूरी जी के बारे में सोचे, क्यों कर्पूरी जी के बारे में ऐसा कहा जाता था और श्री कृष्ण बाबू के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता था। चारा घोटाले में बहुत लोगों का नाम आया, लेकिन क्यों लालू जी को ही लोग कहते हैं कि चारा चोर कहा जाता है? जगन्नाथ मिश्रा के बारे में ऐसी बातें क्यों नहीं होती? अगर किसी से पूछेंगे कि चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा का नाम था क्या, कोई कहेगा नहीं मुझे नहीं पता है। सिर्फ जगन्नाथ मिश्रा का इतना लोग जानते हैं कि बिहार के वो मुख्यमंत्री थे, बस इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। बहुत विकास किया ये जानते होंगे, सुनिए, लेकिन ये नहीं जानते कि उनका नाम भी चारा घोटाले में था। अच्छा, और चारा घोटाले के बारे में मैंने तो बहुत ज़्यादा स्टडी की नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि लालू जी के रिजीम से पहले उसके तार हैं, उसके बहुत पहले तार हैं। और कुछ लोग ये कहता है कि वो जानबूझकर उनको टारगेट किया गया, वो तो बाद में डिटेल्स वाली बात है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने वो डॉक्टर साहिबा से जो मेरी बात हुई, उनको मैंने यही कहा कि आप कर्पूरी जी के बारे में सोचिए कि क्यों कर्पूरी जी को टारगेट किया जाता है और क्यों श्री कृष्ण सिंह के बारे में नहीं कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ, देखिए कि जो बात मेरी दोस्त डॉक्टर साहिबा जंगल राज के बारे में कह रही थी, वही बात देश का प्रतिष्ठित अखबार कह रहा है, देश का प्रतिष्ठित अखबार कह रहा है, लीडिंग न्यूज़पेपर्स कह रहा है। हुआ ये कि 2020 का जो असेंबली इलेक्शंस का जो रिजल्ट आपने जब आया 10 तारीख को, तो मैंने 11 तारीख और 12 तारीख के अखबारात को मैंने उलाट के देखा। हिंदी के अखबार को देखे, अंग्रेज़ी के अखबार को देखे। तो जब मैंने उनको उलाट के जब देखा, पेपर को मैं पलट के देख रहा था और जब मैं उनके संपादकीय को पढ़ रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि जो बात मेरी दोस्त डॉक्टर साहिबा जो बात कह रही थी कि लालू का दौर जंगल राज का था, ये बात तो देश के बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में, कि एक डॉक्टर जो कि खुद को कह रहा है कि मैं सामाजिक बातों के बारे में नहीं जानता, मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, मैंने हिस्ट्री बहुत नहीं पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस बहुत नहीं पढ़ी है, ठीक है, लेकिन वही उसी की बातों को अखबार और मीडिया के जो एडिटोरियल टीम है वो कैसे बातों को कर रही है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कनेक्शंस है, कुछ ना कुछ उसमें कनेक्शंस है। अब मैं कल ही मैंने एक आर्टिकल जो है, एक वीकली कॉलम में लिखता हूँ काउंटर करेंट में, अंग्रेजी का एक मतलब पोर्टल है, तो उसमें मैं जब लिखता हूँ तो उसमें कल मैंने क्या किया था कि कल मैंने जो आर्टिकल लिखा था तो उसमें मैंने ये दिखाया उस आर्टिकल के अंदर में कि जब आप बिहार इलेक्शंस के बारे में अगर आप देखते हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं, बिहार इलेक्शंस के बारे में क्या क्या, कैसे बिहार इलेक्शन जीतने के बाद मीडिया ने उसको कैसे देखा, तो उसको देखिए, उसमें मैं दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसने बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को आने के बाद जो अपना संपादकीय लिखा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एनडीए जीता है इसलिए क्योंकि उसमें मोदी मैजिक था। समझ रहे हैं? यानी मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, उनके करिश्मा की वजह से, उनके जादू की वजह से मतलब एनडीए जीत गया। अच्छा, बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश जी और जादू चल रहा है मोदी जी के, ये भी जरा सोचिए। अच्छा, और आरजेडी और महागठबंधन क्यों हार गया? तो आरजेडी और महागठबंधन इसलिए हार गया क्योंकि लोग जंगल राज जो है उसको भुला नहीं पाए थे। ये अखबार का एडिटोरियल कह रहा है, एक नहीं कई सारे, मैं आपको बता दूं। अब आप जरा मुझे एक बात बताइए, आरजेडी की
जो सरकार थी वो आखिरी बार जो सत्ता में जब बिहार में आई थी या जब उनका सत्ता खत्म हुआ था, उसको बीते हुए हुए 15 साल 2005 में, जब मैं पटना में उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था, उस वक़्त नीतीश जी आ गए थे और ये राबड़ी देवी जी का दौर खत्म हो गया था। तो लालू और राबड़ी देवी जी का जो दौर चला 15 सालों के लिए, उसके बाद 15 साल और गुजर गए। अंग्रेजी में कहते हैं ना, मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द गंगा, गंगा में बहुत पानी बह गया, 15 साल गुजर गया। लेकिन अखबार के संपादकीय मंडल में बैठे हुए जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि आरजेडी इसलिए आ रहा है, महागठबंधन इसलिए आ रहा है कि लोग लालू प्रसाद यादव जो हैं और राबड़ी देवी का जो जंगल राज था उसको भुला नहीं पाए। देखिए, देख रहे हैं एनालिसिस कैसा हो रहा है। और जो डॉक्टर साहिबा ने जो बात कही है, डॉक्टर साहिबा से जो बात कह रही हैं, वो हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं है या लोगों की बात सुन के ऐसी बोल रही हैं, लेकिन अखबार में जो संपादकीय जो लोग लिख रहे हैं उनको तो सब कुछ पता है कि क्यों कोई पार्टी जीत के आई है, क्यों कोई पार्टी हार के आई। अब कुछ लोग देखिए, जंगल राज का तो मतलब आप भी समझ रहे हैं, माने जंगल राज का मतलब जनरली जो कहिए कि एलीट जो मानसिकता है, उसमें जंगल राज का मतलब ये होता है अराजकता, मतलब वहाँ पर लॉलेसनेस है। लेकिन अगर आप जंगल राज को नीचे से देखेंगे, नीचे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आदिवासी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो उनके लिए जंगल राज बेहतर है आपका जो सिविलाइज राज है। यहाँ पे सिविलाइज राज में क्या हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, जात पात हो रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई 2 रुपया भी नहीं कमा रहा है, हर चीज़ को फायदे के लिए किया जा रहा है, हर चीज़ में ऊंच नीच है, पुलिस डंडे मार रही है, शहर में कोई जी नहीं पा रहा है, साफ पानी किसी को मैसर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे रेड लाइट में अब चले जाएंगे पार्लियामेंट के पास, जहाँ पे हमारे भाग्य विधाता बैठते हैं, उससे आधा किलोमीटर आगे जाइए तो बच्चे वहाँ पे पेन लेके आपके पास पहुँच जाएंगे, पेन ले लो बाबूजी, गुब्बारे ले लो बाबूजी। तो ये है हमारा सिविलाइज्ड वर्ल्ड। और उस सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अपोज में हमने क्या पैदा किया, जंगल राज। तो जंगल राज कहना ही अपने आप में एक ब्राह्मणवादी सोच है, एक ऊपर से चीज़ों को देखना होता है कि जंगल राज का मतलब अराजकता, जंगल राज का मतलब लॉलेसनेस। लेकिन जो जंगल में लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो शहर है ना, उससे बेहतर है ये जंगल। कम से कम वहाँ पे किसी का रेप तो नहीं होता, वहाँ पे कोई भूखे तो नहीं मरता, वहाँ पानी तो नहीं बेचा जाता है, वहाँ पे हर चीज़ की बोली तो नहीं लगाई जाती है, वहाँ लोग सुकून से तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम जंगल में तो लोग सुकून से रह पाते हैं। तो जंगल राज का इमेजरी जो है उसका जो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक टर्म अपर कास्ट के लोगों ने खेला, मतलब 1990s में, और खेला तो और उन्होंने क्या किया, लालू और राबड़ी देवी का जो राज था उसको उन्होंने मतलब बदनाम करने के लिए जंगल राज बार बार बोलना शुरू किया कि ये जंगल राज है, ये जंगल राज है, ये जंगल राज है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या है, क्यों ये जंगल राज कह रहे थे? हुआ ये कि लालू प्रसाद यादव जी से पहले सामाजिक न्याय की जो लड़ाई को कर्पूरी जी ने आगे तक पहुंचाई थी, लालू जी ने उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया और पिछड़ों को जगह दी। और कर्पूरी जी के ज़माने से मुझे लगता है कि ज़्यादा मतलब ताकत के साथ लालू जी की सरकार बनी हुई थी। और लालू जी जिस समाज से आते हैं उनका भी एक वोट बैंक बहुत, उसका भी एक मतलब संख्या बहुत ज़्यादा बिहार के अंदर में, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट शायद फील कर रहे थे, मतलब वो। और उन्होंने बहुत मतलब बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी लाई वहाँ पे। तो एक जाति जो ऊपर की जो जातियाँ थी, मान लीजिए जिनका प्रतिशत 2% या 3% जिनकी आबादी थी, और जिनके लोग चुन के आते थे पार्लियामेंट में या विधानसभा में 40%, 30%, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे किसी जाति के साथ कोई मतलब अदावत या दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मुझे कोई जाति मान लीजिए मेरी ही जाति है और मेरी जाति अगर मतलब उनकी आबादी अगर 3% है और उनसे चुने हुए लोग जो हैं संसद में या लोकसभा में जो बैठ रहे हैं या विधानसभा में बैठ रहे हैं वो 30%, 40%, 50%, और मेरे समाज के लोग 20-20 साल से मुख्यमंत्री,
और हजार ऐसी जातियां हैं, सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जिसके यहाँ से एक एमएलए भी नहीं, जिनके यहाँ से कोई एक चपरासी भी नहीं बना हुआ, जो इज्जत के साथ गांव में घूम भी नहीं सकता है, इज्जत के साथ कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकता है, जिसका नाम लेके कोई पुकार नहीं सकता है, जिसको लोग गाली देते हैं, जिसके डंडे मारते हैं, पूरा का पूरा वर्चस्व है वहाँ पे ऊंची जाति के लोगों का। तो उसमें लालू जी ने आके उस चीज़ों को बदलने की कोशिश की, और ये बात अपर कास्ट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया कि ये जंगल राज है। और श्रीकांत जी की किताब है, बिहार में बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ दिखाया उन्होंने कि लालू जी के आने के बाद निचली जातियों से उभार हुआ है, उनके लोग जीत के आना शुरू किए, मुसलमानों को भी काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला, उनके भी काफ़ी मंत्री बनना शुरू हुए, और ऐसे ऐसे लोग मंत्री बने, ऐसे ऐसे लोग को मतलब सत्ता में भागीदारी मिली जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। खुद लालू प्रसाद यादव बहुत ही गरीब घर से आते थे, तो ये बात वहाँ के अपर कास्ट लोगों को पसंद नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पे एमफिल और पीएचडी कोई कर सकता है। आप जाके देखिए कि लालू प्रसाद यादव जी के पहले चरण के बाद से हमेशा मीडिया कहता था कि लालू इस बार जा रहे हैं, लालू इस बार जा रहे हैं, लालू इस बार जा रहे हैं, कोई जनादेश उनको नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो जीत रहे थे। हर बार उनको कहा जाता था कि, और मुझे याद है अपर कास्ट इलाकों में ये कहा जाता था, लालू जीत के आ जाते थे तो ये कहा जाता था कि वो बक्सा बदलवा दिया उसने, सुनते बक्सा बदलवा दिया। तो ये पचा नहीं पा रहे थे अपर कास्ट के लोग कि कैसे कोई पिछड़ा समाज का लोग इतना ज्यादा समर्थन के साथ ऊपर आ सकता है, और इसलिए उन्होंने कई तरीके से लालू प्रसाद यादव को डैमेज करना शुरू किया। सबसे पहले मीडिया को अपने साथ में लाया, और मीडिया बार बार लालू को एक विलियन बना के पेश करना मतलब शुरू किया, और लालू के राज को डिसमिस करने के लिए उसको कहा कि ये जंगल राज है, बिल्कुल जंगल राज है। और मैं बता रहा हूँ जो ऊंची जातियों के जो लोग थे उनके यहाँ अगर क्या क्या नैरेटिव था कि लालू के राज में बड़का जात के लोग के नौकरी ना मिलेला, मतलब बड़े जात के लोगों को लालू नौकरी नहीं देता है। सुनते रहिए, बड़का जात के लोग के लालू नौकरी ना देवेला, ठीक है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा परसेंटेज अभी है, शायद 6% या 7% हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा अभी है, देख लीजिए। रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, नौकरियां बंद हैं, हर चीज को ठेकेदारी बढ़ती चली गई। अब आज उसी अगर आप मान लीजिए अपर कास्ट के बस्ती में जाएंगे और आप पूछेंगे कि नौकरी आपके बच्चे को क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जिस पार्टी को चुना है वो राज्य में भी उनका शासन है और केंद्र में भी उनका शासन है, तो क्या कहते हैं, सुनते रहिए। अब ये नहीं कह रहे हैं कि लालू, अब तो लालू तो है नहीं, अब कहते हैं जनसंख्या बढ़ गया है, पॉपुलेशन, कैसे नौकरी मिलेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जनसंख्या बढ़ गया है। अरे अब जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है, एक समुदाय बढ़ा रहा है। सुनते रहिए। फिर कभी कभी कहेंगे नौकरी क्यों मांग रहा है, नौकरी मांगता है भिखारी, नौकरी देने वाला बनो, सरकार नौकरी देगी, सबको नौकरी दे सकती है सरकार। अरे नौकरी मांगने वाले भिखारी, नौकरी पैदा कर, जा टैक्स लोगे, नौकरी नहीं दोगे। देखिए कोई जो ऊंची जातियों के बस्तियों में जाइए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर एक ज्यादातर लोग, अच्छे लोग हर जगह हैं, लेकिन उनके अंदर में जाइए तो इस तरह का डिस्कोर्स चला हुआ। जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन, आबादी बढ़ गई है। किसने आबादी बढ़ाई आपको पता है, एक ही समुदाय है जो खतरा बना हुआ है सबके लिए, वही आबादी बढ़ा रही है। अनसाइंटिफिक, मैं आपको बता रहा हूं, अनसाइंटिफिक, कोई साबित नहीं कर सकता उनकी आबादी बढ़ रही है। असल में क्या हो रहा है कि जिस समुदाय की आबादी बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं, उस समुदाय का जो मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था, उसका जो रेट था, वो दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात। और बच्चे होना और आबादी का बहुत ज्यादा लेना देना आपके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन से भी है। और बताइए, और दूसरी चीज ये है, जनसंख्या या आबादी होना क्या इतना ही बुरा है? हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए, इंडस्ट्री क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो चीप है। लेबर चीप क्यों है? क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। तो आबादी हमको फायदा दे रही है कि आबादी हमको नुकसान दे रही है? आबादी ज्यादा होने के कुछ नुकसान हो सकते हैं, लेकिन आबादी होना ही सारी समस्याओं का जड़ है, ये तो कोई भी आदमी साबित नहीं कर सकता।
अब मेरे पिताजी के 5 बच्चे थे, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। उसी तरह से आप बताइए, एक समुदाय के बारे में जो बार बार कहते हैं कि वो 3-3 शादियां करते हैं, पोलीगैमी बोलते हैं उसमें। बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि पोलीगामी यानी पोलीगामी ही, हाँ ठीक है, एक से ज्यादा शादी करना, उसका रेट बहुसंख्यक समुदाय में ज्यादा है अल्पसंख्यक समुदाय के मुकाबले में। तो हवा में बात हो रही है। अब नौकरी अपर कास्ट को नहीं मिल रही है, आबादी बढ़ रही है, आबादी। फिर भिखारी नौकरी मांगता है, शर्म नहीं आती है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? विकास हो गया है, विकास हो गया, अब मंदिर बनेगा, विकास हो गया। सुनिए, तो ये जंगल राज की जो पूरी की पूरी नैरेटिव चली, और फिर क्या हुआ, बिहार के अंदर में एक सोशल इंजीनियरिंग हुआ। बिहार के अंदर में ऊंची जाति के लोगों को लग गया कि लालू प्रसाद यादव को डिफीट करने के लिए हमको एक पिछड़ा फेस को आगे करना पड़ेगा, पिछड़ा चेहरा आगे करना पड़ेगा, और पीछे से बाइकिंग होगी उन लोगों की। और वही एक्सपेरिमेंट 15 साल से चल रहा है। और जैसे जैसे पिछड़ी की राजनीति को कमजोर किया जा रहा है, वैसे वैसे जो नाम नेहाद पिछड़ा का जो नेता है उसकी टांग भी काटी जा रही है, उसके पर भी काटे जा रहे हैं। पिछले इलेक्शन में 70 सीट पे थे, अब 40 पे आ गए। सुना है कि 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं इस बार। किस मुंह से वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, आप बताइए? एक पार्टी के पास 70 एमएलए हैं और आपकी पार्टी के पास 40 हैं, कैसे आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे? क्या काम करेंगे आप? तो आपका इस्तेमाल हुआ, एक पिछड़े का इस्तेमाल हुआ पिछड़ी राजनीति को कमजोर करने के लिए। और जो साहब आए पिछड़ी, वो वहां लालू जी के राज को कहा गया जंगल राज, और उनके राज को कहा गया सुशासन बाबू। और सुशासन बाबू का इमेज बनाने में जो पत्रकार थे वो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, जो किसानों को बिल को कह रहे हैं कि हम इस पर वोटिंग होने ही नहीं देंगे। देखते रहिए। और सारे अखबार को ये ऊपर अपर कास्ट की लॉबी ने एक पूरे इस तरह से उनको मतलब ये किया कि नीतीश जी को दिखाना है सुशासन बाबू, और लालू जी को और उनके राज को दिखाना है एकदम जंगल राज। चला है, चला है। और नीतीश जी के आने के बाद कुछ उन्होंने किया है, कुछ पिछड़ी जातियां, कुछ ज़्यादा पिछड़ी जातियां, कुछ अगड़ी जातियां, इसका भी कुछ खेल खेला है, कुछ दलित, कुछ महादलित, तो ये सब खेल खेला गया। और जो आरजेडी के साथ भी जो लोग जुड़े हुए थे, अब सब तो वहां पे सोना चांदी तो थे नहीं, वहां पे भी सत्ता था वहां भी 15 साल के लिए। कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, उस दुरुपयोग को माने आवश्यकता से अधिक उसका भय दिखा दिखा के एक खास ओबीसी की जाति के खिलाफ सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और कि इकट्ठा किया जा रहा है। और वो जो ओबीसी की एक बड़ी जाति है उसको कहा जा रहा है कि ये आएगा तो लाठी से मारेगा। तो यानी ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर में भी एक ओबीसी कम्युनिटी को दूसरे ओबीसी से लड़ाओ, दूसरे ओबीसी कम्युनिटी को तीसरे से लड़ाओ, तीसरे को चौथे से लड़ाओ, ये खेल होना शुरू हुआ। यानी जो वंचित लोग हैं उन्हीं को बांटो, उन्हीं को लड़ाओ। और देखिए इस इलेक्शंस में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जो अति पिछड़ी जातियों का जिस तरह से वोट महागठबंधन को जाना चाहिए था वैसा नहीं गया, वैसा नहीं गया, ये हकीकत है, वैसा नहीं गया। क्योंकि वो दिमाग में बातें बैठा दी गई है कि ये एक जाति जो है, बड़ी बड़ी जाति हैं, वो ये आएगा तो जंगल राज हो जाएगा, इसी का वर्चस्व हो जाएगा। और कुछ उनके साथ भी जो जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो भी गलती कर देते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब लालू जी का जमाना था तो अपहरण हुए होंगे, अब अपहरण की खबरें रोज चलेंगी, लेकिन लालू जी ने कोई चरवाहा विद्यालय बनाया उसके बारे में कोई खबर नहीं होगी। लालू जी के ज़माने में कहीं रोड एक्सीडेंट में कोई मर गया उसकी खबर बहुत दिखाई जाएगी। लेकिन लालू जी ने किसी दलित बस्ती के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, उसको नहीं दिखाया गया। उसको लालू जी के राज में उनके कुछ रिश्तेदारों ने कुछ गुंडागर्दी की, उसको बहुत बड़ी खबर बना के दिखाया गया। लेकिन लालू यादव ने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और बाकी चीज़ों के लिए काम किया, उसको नहीं दिखाया गया। और जो लोग जंगल राज कह रहे हैं बिहार में था, अरे उससे ज्यादा जंगल राज क्या हो सकता है? अगर मैं जंगल राज को इस्तेमाल करूं, जहां पे हजार हजार लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया, उससे ज्यादा कोई जंगल राज है? कोई कहता है? जहां पे लोगों को धर्म की वजह से मार दिया गया, आप बताइए।
उससे ज़्यादा कहीं जंगल राज हो सकता है? बोलिए। जब लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए एक कानून बना, उस कानून के विरोध में लोग प्रोटेस्ट किए, उनको जेल में डाल दिया गया है। वो भी किस कानून में? यूएपीए के तहत में उनको डाल दिया गया है। छात्र के ऊपर हमला हो रहा है, देश की यूनिवर्सिटी को दुश्मन बना के पेश किया जा रहा है। लॉकडाउन में मजदूरों को पिटवाया गया, उनके लिए ट्रेन नहीं चली, उनके लिए रेल नहीं चले, उनके लिए बस नहीं चले, लेकिन इलेक्शंस में सब कुछ खुल गया। ये जंगल राज है कि नहीं? ये जंगल राज है। लेकिन इसके ऊपर कोई मीडिया कुछ नहीं लिखे। और हुआ क्या कि बिहार इलेक्शंस का जो रिजल्ट है उसके बाद क्या लिखा गया कि ये जंगल राज है। और लोग, बिहार की जनता, अखबार लिख रहा है, ये भुला नहीं पाया है कि तेजस्वी यादव के पिताजी और माताजी के दौर में जंगल राज बना हुआ था, इसलिए जनता ने उनको सपोर्ट नहीं किया है। अब देखिए, दैनिक जागरण का भी आया है एडिटोरियल 12 तारीख को। उसमें कहा गया, देखिएगा, दो बातें कही गई उसमें। कहा गया कि तेजस्वी एक सक्षम लीडर के तौर पर उभर सकते हैं। अरे भाई, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं शब्दों में? जो नेता लाखों लाखों लोगों का समर्थन ले रहा है, जो नेता 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी पार्टी को बिहार का सबसे नंबर 1 पार्टी बना देता है, उसको तुम क्या करो? वो एक नेता, सक्षम नेता के तौर पे उभर सकता है। इतनी कंजूसी क्यों है भाई तुमको तेजस्वी को लेके? और दूसरी बात ये कह रहा है एडिटोरियल कि ये जो बिहार के नतीजे ने इस बात को दर्शाया है, इस बात को दिखाया है कि लोग अभी भी जंगल राज, लालू जी के जमाने का जो जंगल राज था, उसको भूल नहीं पाए हैं। अब आप ही बताइए, कितने सालों तक ये लोग जंगल राज की बात करेंगे? सुनते रहिए। मुजफ्फरपुर में हुआ, क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में शेल्टर हाउस में क्या हुआ? कोई चर्चा कर रहा है उसके बारे में? बाढ़ में लोग मरे, कोई चर्चा कर रहा है? कोरोना लॉकडाउन में लोगों को स्कूल में बंद कर दिया गया, कोई चर्चा कर रहा है इसके बारे में? नहीं चर्चा कर रहा है। लेकिन वो जंगल राज 15 साल पहले की बात आज एडिटोरियल में लिखा है। अब आप कहीं एक अखबार ने लिख दिया, क्या है? मैं और अखबारों का भी नाम दे रहा हूं। उसके बाद उसी दिन, जिस दिन 12 तारीख की बात कर रहा हूं, एक और आर्टिकल, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र मोहन जी, उनका भी वहां छपा हुआ था। और वो क्या कह रहे हैं कि इस रिजल्ट के नतीजे ने इस बात को दिखाया है कि लोग अभी भी जंगल राज को याद किए हुए। जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, माने पूरे इलेक्शंस के दौरान में और कोई फैक्टर नहीं है स्टडी करने के लिए, सिर्फ जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। मोदी मैजिक, मोदी का जादू चला, जंगल राज से लोग डर गए। मोदी का जादू चला, जंगल राज से लोग डर गए। अच्छा, अब आइए जनसत्ता को देखते हैं। बड़ा उनकी भी बड़ी तारीफ होती है कि जनसत्ता अखबार जो है, मतलब होती है। जनसत्ता ने की भी जो है कि प्रधानमंत्री जी ने बाजी मार ली इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शंस में बाजी मार ली, क्योंकि शायद पुराने दिनों की जो याद थी, यानी जंगल राज की जो याद थी, वो लोगों के दिमाग में थी। और जो बिहार के जो इम्पार्शियल लीडर, मतलब वोटर्स थे, जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में बोलते हैं, मतलब गैर जानिबदार बोलते हैं, उर्दू में निरपेक्ष बोलते हैं शायद हिंदी में, जो मतलब होते हैं ना, आप कहते हैं ना इंडिपेंडेंट वोटर या जो अनबायस्ड वोटर है, उसको ये बात याद है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके उस जमाने में बिहार बहुत ही खराब था। लेकिन मैं बता रहा हूं, मुझे अभी याद नहीं है, कोई जो बिहार पे काम कर रहा है वो सही बताएंगे। जिस जमाने में वो जंगल राज की बात, बिहार के बारे में बात चल रही थी, उस जमाने में सबसे ज्यादा क्राइम रेट दिल्ली का था। और दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है? केंद्रीय सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अमर उजाला भी कह रहा है अपने एडिटोरियल में कि प्राइम मिनिस्टर का जादू चल गया इस पूरे इलेक्शंस में। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स को देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स और भी, मतलब वो तो दोनों बात कह रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोगों ने प्रधानमंत्री में एक जबरदस्त विश्वास दिखाया इस बिहार के मैंडेट ने। और दूसरी तरफ ये कह रहा है, मतलब लालू के राज को, मतलब उस पर हमला करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ये कह रहा है अपने एडिटोरियल में
किस तारीख एडिटोरियल में? 11 तारीख एडिटोरियल में, कि तेजस्वी जी ने जनता को इस बात का विश्वास नहीं दिला पाया कि उनका जो दौर होगा उनके पिता के जंगल राज से अलग होगा। देखते रहिए, जो हमारी दोस्त बोली थी ना डॉक्टर साहिबा, जंगल राज, कितने अखबार ने कहा जंगल राज के बंदे? 2-3-4 तो गिना दिए मैंने आपको। और बड़े बड़े अखबार, ऐसा मत कहिएगा कि किसी गली मोहल्ले के अखबार को मैं कोट कर रहा हूँ, जो देश के बड़े बड़े नेशनल न्यूज़पेपर हैं। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करता है, 11 तारीख को क्या कह रहा है, उसकी हेडिंग जरा सुनिए। मोदी हिट्स ए 6 फॉर नीतीश इन ए थ्रिलर। धोनी के बारे में मैंने सुना था, आप भी सुने होंगे, कि मैच को धोनी जो होता है ना, आखिरी बॉल पर छक्का मार के जिता देता है, तो वो धोनी है, मतलब मोदी जी। सुनते रहिए, नीतीश 0 पे आउट हो गए थे, धोनी गए हैं और धोनी ने छक्का मारा और नीतीश की टीम को जिता दिया। सुनिए, बिहार में चेहरा नीतीश और छक्का मार रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हुआ ना, बड़ाई हुई ना। अच्छा, और फिर क्या था, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, द कलेक्टिव मेमोरी ऑफ जंगल राज एमंग वोटर्स कंटिन्यूज टू होबल आरजेडी। सुनते रहिए, फिर जंगल राज की बात, लोग भूल नहीं पाए। अरे भाई, किसी को याद नहीं है जंगल राज, तुम लोग याद दिलाना चाहते हो, तुम दिलाना चाहते। अखबार में बैठे हुए जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि जंगल राज बिहार में था। किसी को नहीं याद है, 15 साल गुजर गए हैं, पहले तुम्ही ने जंगल राज की कहानी गढ़ी भी थी, लोग जब भूल गए तो तुम बार बार याद दिलाना चाहते हो। तेजस्वी को अगर कहीं कोई मिल गया इंटरव्यू करने के लिए, तो फिर अरे आपके पिताजी ने तो जंगल राज लाया था, आपका क्या कहना है, आप जंगल राज लाएंगे, आप उनको कंडेम करेंगे? यही है अखबार का, मीडिया का। इस तरह से कोई आदमी, मतलब कोई पूछ सकता है एनडीए के लोगों को पकड़ के कि आप एक बार बताइए, मजदूर जो थे वो खाली पैदल, मतलब दिल्ली से बॉम्बे से कहाँ कहाँ से पैदल गए, रास्ते में कट गए, आपको क्या हक है वोट मांगने के लिए? कोई पूछ सकता है ऐसा सवाल? कोई जो बड़े बड़े चैनल के लोग जो दौड़ दौड़ के, मतलब क्या बोलते हैं उनको, पीछा करते हैं दूसरे विपक्षी दलों के नेता के पास, कभी है प्रधानमंत्री से कहने के लिए जाकर जबरदस्ती? क्योंकि आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि, और वहां पे प्रधानमंत्री से कैसा सवाल आप पूछते हैं, आप कैसा आम खाते हैं, आम को मतलब काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं कि उसका मतलब पल्प बना के खाते हैं कि क्या करते हैं? वहाँ मुंह से जबान नहीं निकलती है, और यहाँ आप रैगिंग करते हैं विपक्ष के जो नेता। इकोनॉमिक्स टाइम्स को देखिए 11 तारीख को ही, वो क्या कर रहा है, द पोल हैज ऑल्सो शेकन ऑफ द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर कैरिड बाई तेजस्वी, लालू एंड राबड़ी प्राइवेट लिमिटेड, allowing the young leader to hone RJD into a modern electoral fighting machine। तो यहाँ पर भी जो RJD का जो पुराना दौर है जंगल राज का, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए कैसे नैरेटिव गढ़ी जाती है, एनडीए जीता मोदी जी की मैजिक की वजह से, और RJD हारा जंगल राज की वजह से। ये है हमारे देश का मीडिया। और मीडिया में अगर आप जाएंगे तो मीडिया का भी एक कैरेक्टर है कि मीडिया हो गया है कारपोरेट मीडिया। कारपोरेट मीडिया का मतलब ये है कि जो भी बड़े बड़े अखबार हैं उनको चलाने के लिए पैसा चाहिए, उनको चलाने के लिए एडवर्टीजमेंट चाहिए, और वो पैसा भी लगा है बड़े बड़े प्लेयर का, और एडवर्टीजमेंट भी देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। तो आप समझ लीजिए कि जो अखबार को एडवर्टीजमेंट देता है, जो इश्तहार देता है, जो विज्ञापन देता है, वही उसका कंटेंट तय करता है, वही कंटेंट तय करता है। यानी चूंकि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति लोग अखबार को खरीदे भी हुए हैं, मतलब इनडायरेक्टली, और उसको एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हैं, तो उनके हित के खिलाफ कोई भी अखबार नहीं जा सकता है, कोई भी अखबार नहीं जा सकता है। उनकी चापलूसी करना है उनके, और उनको जो बड़े बड़े पैसा कमाने वाले जो मुनाफाखोर जो लोग हैं, उनको लगता है कि सामाजिक न्याय की जो पार्टियां होंगी उनका एक दिल जो होता है गरीबों के और पिछड़ों के लिए होता है, तो शायद वो हमारा बिजनेस को उतनी तेजी से मतलब नहीं बढ़ा पाए, उतना फायदा हमको ना दे पाएं, उतना लोगों को ना लूट पाएं गिद्ध की तरह, जैसा कि ये लूटते हैं ये लोग, जो लोग धर्म के ठेकेदार जो लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मीडिया हमेशा
धर्म के ठेकेदारों को ही आगे करके दिखाता है, उनको विकास पुरुष और क्या क्या कहता है। अब हमारे बहुत सारे लोग ये भी सवाल कहते हैं कि अरे भाई विकास की बात होनी चाहिए, ये जो आरजेडी या इस तरह की जो सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं वो दिन रात जाति जाति करती हैं। अब आप ही बताइए, इस इलेक्शंस को अगर आपने, बिहार इलेक्शंस को अगर आपने बहुत करीब से देखा होगा, और अगर आप मान लीजिए आप लालू और नीतीश के समर्थक नहीं, सॉरी लालू और तेजस्वी के समर्थक नहीं भी हैं, फिर भी आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि किसका एजेंडा बेहतर था, किसने चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, किसने लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, किसने कानों में जाके लोगों को डराया कि जंगल राज आ जाएगा। आप बोलिए, अगर आप समर्थक नहीं भी हैं महागठबंधन के, फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूं, किसने सबसे पहले बात की थी कि 10 लाख नौकरी हम देंगे? किसने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट और ठेके की नौकरियों को हम खत्म करेंगे? किसने ये बात कही थी कि जीविका में काम करने वाले लोगों को 4,000 रुपए की सैलरी मिलेगी? किसने ये कहा था कि मतलब पेंशन जो होगा वो वृद्ध लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, ज़ईफ लोगों के लिए, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी हैं, उनके लिए बढ़ाया जाएगा? किसने कही थी ये बात? किसने कहा था कि शिक्षा पे 22% बजट को मतलब खर्च किया जाएगा? किसने कहा था? किसने किसानों के विकास की बात की थी? किसने एग्रीकल्चर को फरोग देने के लिए उसके लिए बात कही थी? किसने कही थी? और किसने कहा था कि हम वैक्सीन लगा देंगे आपको, वैक्सीन, टीका लगा देंगे आपको? किसने कहा था? टीका लगाओगे आप? जिस मजदूर को तुम एक वक्त की रोटी नहीं दे पाए, उस आदमी से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो टीका लगाएगा? और वो भी टीका वो जहां लगाएगा जहां इलेक्शन होगा। बहुत सारा कार्टून आ रहा है कि अब टीका लगाने वाले जो लोग हैं अब चले गए हैं, मतलब वहां पे कहाँ चले गए? बंगाल चले गए हैं टीका लगाने के लिए। अब नहीं, बिहार में लोग जीत गए। उन्होंने ये भी कहा कि 19 लाख जॉब देंगे आप लोग 19 लाख जॉब। जो आदमी रेलवे को बेच रहा है, जो हवाई जहाज को, एयरपोर्ट को बेच रहा है, जिसने नौकरियां की बहाली बंद कर दी है, अरे भाई सुबह को देखकर दिन का अंदाजा लग जाता है। चावल के एक दाने, हाड़ी के एक दाने को देखकर लग जाता है कि ये मतलब चावल पका है कि नहीं। गुजरात में हमने देख लिया इनका विकास, दिल्ली में हमने देख लिया, देश में देख लिया, अब बिहार में कौन सा विकास करेंगे? तो विकास की बात कौन कर रहा था, और विकास के नाम पर जुमला कौन फेंक रहा था, फरेब कौन कर रहा था, ये भी आपको बात पता है। लेकिन और भी चीजें हैं जिसके ऊपर मीडिया बात नहीं करना चाहती, वो भी जरा मैं आपको बताना चाहता हूं। इस इलेक्शंस में आपको पता होगा कि पहले चरण के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें महागठबंधन को बहुत ज्यादा लीड मिल गया था, और महागठबंधन इस पोजीशंस में था कि बहुत बड़ा मेजॉरिटी लेके वो सरकार बनाने वाली थी। लेकिन हुआ क्या कि शायद सत्ता में जो लोग होते हैं उनको तो खबर मिल जाती है, उनको लगा कि ये तो अगर तेजस्वी को रोका नहीं गया, लोगों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं गया, तो ये तो मतलब महागठबंधन 160, 70, 80 सीट भी जीत सकता है। तो पहले चरण के बाद से क्या हुआ, इन लोगों ने अपना स्ट्रेटेजी बदलना शुरू किया। मतलब जब चुनाव शुरू हुआ तो उससे पहले उन लोगों ने हवा बनाई कि मतलब महागठबंधन कहीं है ही नहीं है, एनडीए ही हर जगह है। ये पहले बनाया। उसके बाद क्या हुआ, तेजस्वी ने जो अच्छे वादे किए और जो अच्छे मैनिफेस्टो बनाए, उसके बाद क्या हुआ कि लोग आने लगे तेजस्वी की रैली में। तेजस्वी एक बड़े लीडर बन के उभर चुके थे, तो इन लोगों ने नकल करने के लिए कहा तुम 10 लाख जॉब दोगे, मैं 19 लाख दूंगा, चलो तुम लोगों को पेंशन दोगे, मैं तो कोरोना का टीका ही लगा दूंगा, मैं सुनते रहना। तो लोगों को लग गया कि यार ये तो ये है, मतलब बोलते ना नकल करने वाला इंसान लोग है, ये लोग नकलबाज है। तो जनता ने उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहला राउंड का इलेक्शंस हो गया, उनको इस बात की खबर लग गई कि भैया हमारा तो विकास का नाम तो कुछ विकास, क्योंकि विकास तो उनको करना नहीं है, लोग तो विकास देख ही चुके हैं हर जगह विकास। तो उनको ये लगा कि अब वही हमारा एक मतलब हथियार है, आखिरी हथियार, जात के नाम पर लोगों को डराओ और मजहब के नाम पर लोगों को बांटो, बस यही। तो 2 कार्ड उन लोगों ने खेला। इसीलिए आज का जो मतलब मेरा जो ये है, जो आज मैं बात करने चाहता था, कास्ट प्रिजुडिस और कम्युनल प्रिजुडिस, यानी
जात पर आधारित पूर्वाग्रह, तासुब और सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती पर आधारित तासुब यानी पूर्वाग्रह। तो पहला तो हो गया उन लोगों ने। उसके बाद उन्होंने अपना गियर थोड़ा सा बदला, और गियर बदलने के बाद उन्होंने कहा कि विकास से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग तेजस्वी को चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो खुले तौर पर वो लोग क्या किया कि जंगल राज की बात किया, एक खास जाति के वर्चस्व की बात की। अरे एक अगर महागठबंधन जीत के आएगा तो वो जाति पीटना शुरू कर दी, वो लोग बड़े लठै थे, बड़े लंठ हैं, इस तरह की बातें, बड़े गुंडे हैं, मवाली हैं, इस तरह की बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। जंगल राज की बात करना शुरू किया। तो इस आधार पर उन्होंने जातिगत तौर पर किया पोलराइज। और उसमें देखिए कितनी अफसोस की बात है कि हमारे खुद प्रधानमंत्री जी एक रैली में क्या कह रहे हैं, देखिए एक रैली में क्या कह रहे हैं कि सासाराम की रैली थी, सासाराम की रैली थी, वो 23 अक्टूबर को हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि सरकारी नौकरियां आरजेडी के लिए रिश्वत कमाने का जरिया है। सुनते रहिए, देखते रहिए। जब बात तेजस्वी कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे, तो अब उसको देखिए कैसे उलट रहे हैं। सरकारी नौकरी कैसे दोगे तुम, ये तो तुम रिश्वत कमाना शुरू कर दोगे सरकारी नौकरी के नाम। और ये लोग जाके कान भरने लगे। अपर कास्ट लोग तो पहले ही से तैयार थे, ज्यादातर उनके लोग, और लोगों का भी कान भरने लगा। अरे तेजस्वी पैसा कमाना चाहता है इसलिए नौकरी की बात कर रहा है, अरे घूस कमाएगा, अरे नौकरी कहां देगा। और देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बोल रहे हैं। जरा देखिए, देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा है, आप ही जरा देखिए कि वो पैसा कमाएगा, वो रिश्वत कमाएगा। ये विकास की बात हो रही है। देखते रहिए। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, आपको पहले भी पता है कि नीतीश का पैर काटने के लिए इन लोगों ने तेजस्वी को लगा दिया था। नीतीश का एडवर्टीजमेंट पे, बीजेपी के पोस्टर पे नीतीश का नाम नहीं आता था, हालांकि वहां के नेता वही थे, मतलब तेजस्वी, सॉरी मतलब नीतीश एनडीए के चेहरा थे, लेकिन उनकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई जाती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, जंगल राज उनके नेता कहना शुरू कर दिए। बहुत तरह की बात हुई, अरे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो ये हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मोदी जी के जमाने में एक शिक्षा मंत्री थी, वो कहां तक पढ़ी हुई थी। प्रधानमंत्री जी की डिग्री क्या, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। सवाल उठता है कि आरजेडी के कुछ लीडर हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। सुनते नहीं। तो ये चल रहा था इधर, और इनके पार्टनर नीतीश जी क्या कर रहे थे, नीतीश जी इनके पार्टनर चादर चढ़ा रहे थे मजार पे घूम घूम के। सुनते रहिए, चादर चढ़ा रहे थे मजार पे घूम घूम के। उनको मुसलमानों का भी वोट लेना था, तो ये नाटक कर रहे थे घूम घूम के। सुनते रहिए। और उनके जो लीडर थे, मतलब जेडीयू के जो लीडर बिहार के हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का और कहा फलाना अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक संगठन जेडीयू को समर्थन कर रहा था। तो एक तरफ चल रहा था आपका जंगल राज, और दूसरी तरफ चल रहा था आपको वो मजार पे जाके वो चादर चढ़ा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी एक रैली में बोल रहे थे कि वो फिर जंगल राज की बात बोल रहे हैं कि खौफ, रंगदारी, फिरौती, ये सब जो दिन थे जो लालू जी के जमाने में हैं, उसके बारे में तेजस्वी जी क्या कहना चाहते हैं। यानी तेजस्वी जी अपने पिताजी के उस दौर को याद कीजिए, जब खौफ का माहौल था, जब रंगदारी थी, जब लोग फिरौती मांग रहे थे, ये सब बात चल रहा था। जो इससे क्या हो रहा था, अपर कास्ट को पोलराइज करने की कोशिश हो रही थी, और पिछड़ों के अंदर में उसको एक खास जाति का भय दिखा के पिछड़ों की एकता को भी मतलब तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, उन लोगों ने सांप्रदायिक कास्ट का तो कलर खेल ही रहे थे, सांप्रदायिक कार्ड भी खेला गया था। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो जाके वहां पे बिहार में कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, फतवा से नहीं चलेगा। फतवा, सुनते रहिए, फतवा। अच्छा, जो लोग मनुस्मृति की बात कर रहे हैं वो लोग अब संविधान की दुहाई जाके बिहार में दे रहे हैं। जो मनुस्मृति में बिलीव करने वाले जो लोग हैं, उनको क्या हक है बोलने का, संविधान की दुहाई देने का। वो लोग जाके बिहार में फतवा की बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये सब चल रहा था। और क्या चल रहा था,
और उसके बाद क्या है, वो नेचुरल पेट्रोलियम में नेचुरल गैस मिनिस्टर जो थे वो जाके पाकिस्तान का नाम ले रहे थे वहाँ पे, कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि मोदी जी का अपोज करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह जी भी थे वहाँ पे, वो क्या कह रहे थे, वो चाइना का नाम रहे थे बिहार में, पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। और उन्होंने कहा कि फिर राहुल गांधी पर भी अटैक हो रहा था कि राहुल गांधी मोदी जी को क्यों मतलब सवाल कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान को सवाल कर रहे हैं। अरे भाई, अपोजिशन लीडर किससे सवाल करेगा जरा बताओ? वो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर थोड़े हैं। अब बताइए, देखिए लोगों की अकल, पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी। बताओ भाई, किसके लीडर? इंडिया के हैं ना। आप लोग सवाल नहीं करते थे? आप बताओ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आप लोग मनमोहन सिंह जी का मतलब उनको सवाल नहीं करते थे? तो कभी मनमोहन सिंह ने कहा कि तुम लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो? अच्छा, फिर राजनाथ जी वैशाली चंपारण का सब जो कर रहे थे दौरा, और कई जगह वो क्या कर रहे थे, बिहारी अस्मिता का भी इस्तेमाल कर रहे थे और देशभक्ति के नाम पर भी वोट मांग रहे थे और कह रहे थे बिहार के जवानों ने खूब लड़ा, सेना में अपना बहुत ही पराक्रम दिखाया। और उन्होंने ये सब बातें भी जाके उन्होंने ये सब सारी बातें की। ठीक है। अच्छा, और उसी बीच में नीतीश जी जो थे वो भागलपुर दंगों की बात कर रहे थे कि देखिए भागलपुर दंगों में हमने इंसाफ दिलाया, वो मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, सांप्रदायिकता चल रहा है, कास्ट के नाम पे लोगों को पोलराइज किया जा रहा है। और ये था पहले चरण की बात की कहानी। उसके बाद क्या हुआ है, जब तीसरा चरण के आसपास आते आते जो कम्युनल जो गेम था ना, वो बिल्कुल ये हो गया, मतलब बिल्कुल सांप्रदायिकता जो था ना वो हर जगह विकास गायब और सिर्फ सांप्रदायिकता। और इसीलिए आप देखिएगा कि दूसरे चरण में और तीसरे चरण में एनडीए की सीट बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है और एनडीए जो ट्रेल कर रहा था पहले चरण में, वो काफी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें खूब नाम लिया गया, पाकिस्तान, आपका टेररिज्म, आतंकवाद, मुस्लिम, इसका खूब नाम लिया गया। अब देखिए एक दो एग्जांपल दे देता हूं, आप सब लोग देख ही रहे होंगे, जो बिहार में थे तो देख ही रहे होंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का देखते रहिए। प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, छपरा में जब गए बोलने के लिए तो कह रहे थे कि माताओं आप मत घबराओ, तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है, छठ की तुम तैयारी करो, राशन मैं भेजूंगा। कितने लोगों के घर राशन आया है जरा पूछना, मेरे माता जी और मेरे बहन जी, जो भी आप लोग हैं छठ की जो पूजा करते हैं, कि आपका बेटा तो अब दिल्ली में भी बैठा हुआ है और आपके बेटे की सरकार बिहार में भी बन गई है। कितने लोगों के घरों में भेज रहा है राशन? जरा याद रखिएगा, छठ है ना, 2-3 दिन के अंदर में, 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर में छठ है। वो कहा था कि छठ हम भेजेंगे। देखिए धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं वो, छठ में पहुंचाएंगे हम आपको। अरे जिसको पहुंचाना होगा वो कहेगा। और तुम कैसे बेटे हो कि तुम्हारी मां छठ के लिए राशन के लिए बेचैन है और तुम 10 लाख का सूट पहन रहे हो? बोलिए, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? जो तुम भारत को एक विश्व गुरु और क्या क्या दुनिया के सुपर पावर कह रहे हो, तुम गांव में जाते हो बोलने के लिए, बिहार में जाते हो तो कहते हो माताओं तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा वहां से राशन भेज देगा। कैसा विकास है भाई कि त्योहार में भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है राशन के लिए? इसका मतलब लोग गरीब हैं और तुम तो राशन भेजोगे नहीं, तो राशन तो आएगा नहीं, लेकिन धार्मिक कार्ड खेलना। अच्छा, जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, थाली बजवाया, घंटी बजाया गया, रोज रोज टीवी पे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जाता था, लेकिन कितना राशन मिला? जो आदमी कोरोना में राशन नहीं दे पाया, नहीं बंटवा पाया, जो टेस्ट के लिए फ्री नहीं कर पाया, वो आदमी राशन पहुंचा रहा है त्योहार में। अच्छा, राजनाथ सिंह जी की एक रैली थी, उन्होंने कहा कि 2 साल में आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा आवर टारगेट
इज कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन सफाया ऑफ टेररिज्म आतंकवाद। 2 साल में, याद रखना मेरे दोस्तों, 2 साल, 2020 है, 2022 तक आतंकवाद का सफाया हो जाना चाहिए। अरे भाई क्या कह रहे हो आप लोग, कुछ है जिम्मेदारी? 2 साल के अंदर में आप आतंकवाद का सफाया कर देंगे? 2 साल के अंदर में आतंकवाद का सफाया हो जाएगा? जब तक भूखमरी रहेगी, जब तक समाज के अंदर में ऊंच नीच रहेगा, जब तक समाज के अंदर में अमीरी गरीबी रहेगी, तब तक शांति आ सकती है क्या? आप बताओ। 2 साल में कह रहे हैं, 6 साल से 7 साल हो गया इनको सत्ता करते हुए, 2 साल और चाहिए। देखते हैं 2 साल में अगर आतंकवाद का सफाया हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? मोदी जी कुछ रैलियों में जाकर क्या कह रहे हैं? कुछ लोग हैं जो मां भारती का जब नारा लगाया जाता था तो उनको प्रॉब्लम है। कौन कुछ लोग हैं भाई? आप लगाओ भाई नारा दिन भर मां भारती का, किसको प्रॉब्लम है आपसे? किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मां भारती का नारा लगाओ, मैं भी बोल देता हूं मां भारती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुम डंडे से लोगों को मां भारती का नारा लगा रहे हो, लगवाने के लिए मार रहे हो। मां भारती भी नहीं कहती कि मेरा नारा तुम लगाओ, तुम डंडे से लोगों को मार रहे हो। तुम किसी की दाढ़ी पकड़ रहे हो, कह रहे हो कि मां भारती का नारा लगाओ। आपको किसने राइट दे दिया है मां भारती का नारा लगाने के लिए, आपको ठेकेदारी लेने के लिए? राष्ट्रवाद यही है। जिस समाज के अंदर में बंधुत्व नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, वहां पे मां भारती का नारा लगा देने से देश बड़ा हो जाएगा? जहां गरीबी होगी वहां सिर्फ मां भारती का नारा लगा देने से हो जाएगा? और फिर क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को जय श्री राम बोलने से भी परेशानी है। देखते रहिए, ये है बिहार का इलेक्शंस का चुनाव। जय श्री राम का इलेक्शंस करने, जय श्री राम का भी नाम लेने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। ये भी बात कह रहे हैं साहब। देखिए, किसने किसी को रोका है जय श्री राम बोलने से? आप बताइए। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा है किसी को जय श्री राम बोलने से रोक। फिर योगी जी जाके किसी और रैली में क्या कह रहे हैं कि देश की जो समस्याएं हैं वो अपीजमेंट, मुसलमानों की अपीजमेंट की वजह से हैं। अगर देश में अपीजमेंट खत्म हो जाए तो जो समस्याएं हैं, मुस्लिम, पाकिस्तान, नक्सलिज्म का जो खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा। देखते रहिए। अच्छा, ये भी चल रहा है वहां पे। तो मैं आपको ये कह रहा था, मतलब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा था, यही मतलब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा था कि जिस मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, वो मोदी मैजिक असल में पोलराइजेशन से वो वोट आया है। पोलराइजेशन से, जात पात के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांटा गया। और इस बात के बारे में तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि कैसे मतलब बैलेट बॉक्स में और कुछ में उसमें शायद कुछ टेम्परिंग हुआ है, जिसकी बात मनोज झा कर रहे थे। इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं बात चर्चा कर रहा है कि अब बताइए लोकतंत्र में क्यों अपोजिशन पार्टियों का विश्वास जो है चुनावी प्रक्रिया में कम होता चला जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। ये तो आप बताइए, ये तो इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। चुनाव का संप्रदायीकरण हुआ, कम्युनल किया गया, इसको कोई नहीं बात कर रहा है। जात पात के नाम पे वोट लिया गया, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है जीत इसलिए हुई है कि मोदी मैजिक है और हार इसलिए हुई कि जंगल राज है। ये दो नैरेटिव हमारे तमाम अखबार के लोग जो थे वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब आखिरी बात कंक्लूड करने से मैं एक बात कह दूं कि हम लोगों को मीडिया को काफ़ी सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मीडिया क्या कहता है, मीडिया क्या लिखता है, एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए कंसर्न सिटीजन, हम लोगों को उस चीज़ों को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। मीडिया जो है वो जनता की बातों को नहीं उठाता, वो रूलिंग क्लास यानी जो ऊंचे ऊपर बैठे हुए जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं के फ़ायदे की बातें मीडिया करता है। इसलिए उनको भी समझना ज़रूरी है। और जो भी लोग वंचित लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, उनको भी ये सोचना होगा कि कैसे हम अल्टरनेटिव एक प्लेटफॉर्म लाएं। देखिए, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि अभी भी जो सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, जो उनकी पार्टियां हैं,
उनके पास से इस मीडिया से कैसे मुकाबला किया जाए, इसका कोई उनके पास बहुत ही एक ठोस कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको अल्टरनेटिव की कोई मुतबादिल कोई विकल्प नहीं है अभी भी। आप जरा दिल से हाथ रख के बताइए, जो संघ परिवार के जो लोग हैं, जो हिंदुत्व के लोग हैं, उनका मैगजीन वो 40 साल 50 साल से आ रहा है। सामाजिक न्याय की पार्टियों का अपना मैगजीन अपना अखबार क्यों नहीं हो सकता है? वो अपनी बातों को क्या जनता तक पहुंचा रहे हैं? हमें क्यों जो कारपोरेट मीडिया है उन पे क्यों हमें डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है? हम क्यों नहीं अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसीलिए मैंने सोचा है, जब मीडिया का छात्र होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, कि मैं इन सारी चीज़ों को, बिहार इलेक्शंस की बातों को मैं ये उसको एक कॉन्टेक्स्ट बना के मैं आपके सामने रखूं। और एक और बात आखिर में कहना चाहता हूं, ये समय जो है वो जो सोशल जस्टिस की जो पार्टियां हैं उनको अपनी कमियों के बारे में भी देखने की ज़रूरत है। इसमें ये वक्त नहीं है कि हम अपने ही समाज के भाइयों को के ऊपर उंगली उठाएं कि फलाना जात के लोगों ने उनको वोट दे दिया, फलाना जाति के लोगों ने उनको वोट दे दिया, फलाना संप्रदाय के लोगों ने उनको वोट दिया, एक पार्टी कहीं से आई, बाहर से आई, दूसरे राज्य से आई और उसने सीमांचल में वोट काट लिया। ये सब बातें ज़्यादा कहने से मतलब मुझे लगता है कुछ हल निकलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में सबको इलेक्शंस लड़ने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों जनता आपके पास नहीं आ रही है, क्यों जो पार्टियां 25 साल 30 साल से बिहार में काम कर रही है उनको छोड़ के क्यों सीमांचल के लोगों ने एक हैदराबाद की आने वाली पार्टी को वोट दिया है। इसमें सेकुलर पार्टियों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के सवालों को लेकर कितना आपको सरोकार है, कितना उनके साथ आप खड़े होते हैं। ये सवाल आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आपकी वजह से मैं इलेक्शन हार गया। लोकतंत्र में सबको इलेक्शंस लड़ने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है वंचित समाज के अंदर से जो लोग हैं, जिन जातियों को साथ लेके अभी तक नहीं चला गया है, उनके पास जाने की ज़रूरत है। लीडरशिप का लोकतांत्रिकरण यानी उसको डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। जिन जातियों का कोई अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं रहा है उनको सामने लाने की ज़रूरत है। और सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी मूवमेंट जो होता है, किसी का उस पर जागीरदारी नहीं हो सकती है किसी की। कोई भी आदमी किसी का ठेकेदार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को अपने सोशल बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है और हम लोगों को एक दूसरे पर उंगली उठाने की से बचना चाहिए। अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर समझने की ज़रूरत है। देखिए, सीमांचल में कुछ पार्टियों को जो समर्थन मिला, जो बाहर से आई हुई जो पार्टियां थी, मतलब हैदराबाद से जो आई हुई थी, उसको देखने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप कहेंगे आप मुसलमानों का वोट काट रहे हैं और आप सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक ये भी तरीका हो सकता है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि क्या वजह है कि हमारा समर्थन जो है उन इलाकों में कम होता चला जा रहा है। क्या हमने सीमांचल के अपने भाइयों का दुख दर्द को सुनने में थोड़ी सी हमने संजीदगी नहीं दिखाई थी? अगर संजीदगी दिखाई होती तो क्यों वो अपना समर्थन किसी दूसरे पार्टी को देते? इसलिए सामाजिक न्याय के पार्टियों को इस बात की ज़रूरत है कि वो लोगों के साथ जाएं और किसी के साथ ब्लेम ना करें। और जो भी सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में जो बिलीव करते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा एक जो होता है, एक हिंदुत्व के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज बनाने की, एक महागठबंधन का भी महागठबंधन बनाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में बहुत से राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, काफ़ी अहम स्टेट हैं। इसलिए हम लोगों ने जो बिहार में जो गलतियां की उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सारे वंचित तबके के लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे सवाल उठाने का और एक दूसरे को नीचा दिखाने का ज़रूरत नहीं है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, किसी भी समुदाय का अपने आप को ठेकेदार, अपना माई बाप नहीं समझना चाहिए। अगर जनता ने किसी हिस्से में या किसी खित्ते में आपको अगर समर्थन नहीं दिया है तो ये भी तो सोचिए कि क्यों लोगों की नाराज़गी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने इनको क्यों वोट दे दिया और ये क्यों आ गए इलेक्शंस लड़ने के लिए। इससे हमारी जो हमारा जो सफ़ है, हमारा जो ये है, हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो गठजोड़ है, वही कमज़ोर होगा। तो मुझे जो भी लगा बिहार इलेक्शंस के बारे में, मैंने आपके सामने अपनी बात पेश की। आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे और अपनी राय दे सकते हैं। मैंने सोचा कि जो भी बातें हैं एक बार ये सामने आ जानी चाहिए। तो आप लोग इतने देर तक मेरी बातों को सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं अभय कुमार फिर किसी मुद्दे पे जब ज़रूरत होगी, जब मेरे पास कुछ कहने को होगा, फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।